हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज डेट है 27 जनवरी 2023। और आज के दिन के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंडियन एक्सप्रेस के 3 बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि पब्लिश करे गए हैं एक्सप्लेन्ड पेज पे। हम लोग इनके बारे में देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहला आर्टिकल रहने वाला है शॉर्ट सेलिंग के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो हिडनबर्ग रिसर्च है वो यहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स अपना रही है। ओके, और कहीं ना कहीं उस पर एलिगेशन भी लगाया जा रहा है कि उसने स्टॉक मैनिपुलेशन को आप कह सकते हैं अंजाम दिया है। हम लोग देखेंगे आखिर ये क्या होता है, स्टॉक मैनिपुलेशन, मार्केट कंट्रोल क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल रहने वाला है दोस्तों M1 एब्राम्स के बारे में। देखिए बेसिकली क्या है कि यूएस प्रेसिडेंट जो हैं जो बाइडन, ये मदद करना चाहते हैं यूक्रेन की, और इसी के लिए वो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो टैंक्स वगैरह हैं ये भिजवा रहे हैं कहाँ पे, यूक्रेन में। ओके, इसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं इंडिया और इजिप्ट के बीच की अपॉर्चुनिटी, क्या क्या हमारे रिलेशन है, कैसे कैसे हमारी यहाँ पे आप कह सकते हैं रिलेशन अच्छे हैं, हमारा कॉर्पोरेशन कैसे अच्छा है, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रहने वाली है, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा और एंड तक आप लोग को पता लग जाएगा आखिर कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको कि आज तक लिए आप लोग के लिए ऑफर वैलिड है। आप लोग अभी जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं काफ़ी अच्छे डिस्काउंट प्राइसेस पे, जिससे आपकी बहुत बेनिफिट होंगे बेसिकली। और हमारा आज से जो है आरएम बैच भी चालू है 2024 वाले बच्चों के लिए। आप लोग यहाँ पे भी जाके एनरोल कर सकते हैं। 0% की EMI अवेलेबल है, जिसका बेनिफिट आप ज़रूर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों एडमिशन ओपन है 2024 के फाउंडेशन बैच के लिए। ओके, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं चालू हो जाएंगे 4 फरवरी से। ओके, आप लोग अभी जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे ऑफलाइन बैच का बेनिफिट मिलेगा। और हमारा यहाँ पे आप कह सकते हैं नया जो सेंटर है ये भी आप कह सकते हैं लॉन्च हो गया है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहाँ से आपको आप कह सकते हैं ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हमारा पहला आर्टिकल आता है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि जनवरी 25 को बेसिकली ये डिस्क्लोज होता है कि कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं शॉर्ट सेलर है हिडनबर्ग रिसर्च, इसने डिस्क्लोज किया कि जो शॉर्ट पोजीशन है अडानी ग्रुप की, उसकी तरफ से एलिगेशन है स्टॉक मैनिपुलेशन का। और यहाँ पे अकाउंटिंग फ्रॉड आता है उनके लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर। ओके, तो इस तरीके से हिडनबर्ग ने इस बात को बताया है। पहले हम समझते हैं कि ये एलिगेशन क्यों लगा है। ओके, और ये शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। देखिए, शॉर्ट सेलिंग आप कह सकते हैं एक तरीके से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है कि आप लोग मतलब जब अमाउंट लो रहता है तब आप खरीदते हैं, और जब महंगा रहेगा तो आप बेच देते हैं। तो यही प्रॉफिट काम होता है, और यही सब होता है बेसिकली, जिसके अंदर जब भी कोई स्टॉक या फिर कोई सिक्योरिटी किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदी जाती है और उसको जैसे उसके प्राइस हायर होते हैं तो उसे बेच दिया जाता है। उसके बाद आप लोग प्रॉफिट, जो डिफरेंस ऑफ मनी है, ये आपका प्रॉफिट हो जाता है। इसको यहाँ पे हम लोग लॉन्ग पोजीशन में बहुत ज़्यादा रिफर करते हैं कि आपने यहाँ पे आप कह सकते हैं बहुत पहले, साल 2 साल पहले आपने कुछ स्टॉक खरीदे जिनका अमाउंट आप मान लीजिए 10 रुपये था। साल 2 साल बाद उसका अमाउंट यहाँ पे 100 रुपये हो गया, तो आपका 90 रुपये का जो प्रॉफिट था ये आपने फ़ायदा उठा लिया। इसी तरीके को बातों को हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, शॉर्ट सेलिंग या फिर शॉर्टिंग जो है एक तरीके से, मतलब जो हमने बताया अभी मैंने आपको, बाय लो और सेल हाई, ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, सेम चलती हुई आती है। शॉर्ट सेलिंग थोड़ी सी इससे अलग है, हम लोग इसे शॉर्टिंग के नाम से भी जानते हैं। ये भी दोस्तों यहाँ पे एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, अलग है ये थोड़ी सी इससे। यहाँ पे क्या होता है कि बाय करते हैं लो पे, सेल हाई, ये वाला अप्रोच ही है, सेम यही सीक्वेंस है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हैं और रिवर्स होती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि पहले आप सेल कर देते हैं हाई पे और फिर बाय करते हैं लो पे। ओके, इसका क्या मतलब हो गया कि मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पे, अगर आप देखते हैं कभी आपने अगर ट्रेडिंग वाला आपने वो देखा होगा इंटरफेस, तो वहाँ पे दोनों ऑप्शन आते हैं, बाई और सेल। ऐसा भी होता है कि आपने पहले आप कह सकते हैं सेल कर दिया हाई प्राइस पे, आपने हाई प्राइस पे उसे सेल कर दिया कि कोई और खरीद रहा था, आपने उस प्राइस पे बेच दिया उसको, और आपने लो प्राइस जैसे हुआ उसका फिर आपने यहाँ पे उसे खरीद लिया, है कि नहीं। तो ये आपका डिफरेंस ऑफ मनी जो था इसमें भी आपका फायदा हो जाता है, इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब स्टॉक मार्केट के अंदर जो ट्रेडर है वो यूजुअली आप कह सकते हैं जो पैसा है वो शॉर्ट स्टॉक से करवाते हैं बाय सेलिंग शेयर्स। ओके, जो भी उन्होंने यहाँ पे खरीदे हुए थ्रू द ब्रोकरेज, अलग अलग यहाँ पे जीरोदा वगैरह हो गया, ग्रो, तो ये अलग अलग तरीके के ब्रोकरेज होते हैं, इनके थ्रू ये लोग ये काम करते हैं। जब भी कोई प्राइस यहाँ पे किसी शेयर का आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेड लेवल से कम जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो जो ट्रेडर है वो परचेस करता है इनको बहुत लो प्राइस पे, और वो दोबारा दे देता है ओनर को, आप कह सकते हैं जैसे ही प्राइस हाई जाता है, और जो डिफरेंस ऑफ मनी है ये यहाँ पे प्रॉफिट की तरीके से बुक कर लेता है। जो प्राइस है शेयर्स का जो अप्रिशिएट यहाँ पे उन्हें मिला है बेसिकली फॉलो होने के बाद भी, वो ट्रेडर का यहाँ पे आप कह सकते हैं वही फायदा है। देखिए, अगर आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए कि कोई एक ट्रेडर है जिसने क्या किया,
महंगे पे खरीद लिया और उसने सस्ते में बेच दिया, तब हम उसे कहते हैं कि उसने एक लॉस कर दिया काम अपना। क्योंकि मान लीजिए कोई सामान उसने 100 रुपये का खरीदा हो, ओके, और उसे बेचना पड़ा उसे वो 80 रुपये में, तो ये 20 रुपये जो उसका नुकसान होता है वो हम कह सकते हैं कि लॉस हो गया उसका। सेम अगर उल्टा चल जाए, 80 में खरीदा हो और 100 पे बेचे, तो 20 रुपये का जो था वो उसका फायदा हो गया। ओके, ट्रेडिशनली काम क्या होता है कि हम लोग लो पे खरीदते हैं, हाई पे बेचते हैं। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि आप लोग पहले बेच देते हैं और फिर बाद में खरीदते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। ओके, इसके बारे में बताया हमें यहाँ पे हिडनबर्ग रिसर्च की तरफ से। अब देखिए दोस्तों, अगला हमारा आर्टिकल आता है M1 एब्राम्स को लेके। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट जो हैं जो बाइडेन साहब, उन्होंने एग्री कर दिया एक, आप कह सकते हैं, बात पे, जहाँ पे वो चाहते हैं कि भेजे जाएं M1 एब्राम्स टैंक्स को टू द यूक्रेन। ओके, ये बात आप कह सकते हैं निकल के आती है जब कई सारी वीक्स के बाद यहाँ पे नेगोशिएशन होता है। ओके, विद द चांसलर ऑफ जर्मनी और जो अलग अलग यूरोपियन लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत करके रहा के लास्ट में ये आप कह सकते हैं निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन आता है कि जो टैंक्स वगैरह हैं ये भेज जाएंगे किसको, यूक्रेन को, बाय द यूएस। ओके, और काफ़ी सारा यहाँ पे आप कह सकते हैं यूरोपियन आर्म्स जो है वो यहाँ पे भेजा जाएगा किसको, यूक्रेन को मदद करने के लिए। अब देखते हैं कि आखिर ये क्यों ज़रूरी है M1 एब्राम्स, क्या ऐसा इतना पावरफुल कैसे है, किस तरीके की वो आप कह सकते हैं बात को लेके आता है। देखिए, M1 एब्राम जो टैंक है ये आप कह सकते हैं मोस्ट पावरफुल ग्राउंड वेपन्स में से एक है जो कि यूएस के पास है। ओके, लास्ट वीक दोस्तों जो डिफेंस सेक्रेटरी आप कह सकते हैं लियोड ऑस्टिन थे, उन्होंने डिसमिस किया था इस आइडिया को कि टैंक को भेजा जाए। ओके, एक और बात यह है दोस्तों कि उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी जो सप्लाई जाएगी वो तो जाएगी पर इसके साथ रिपेयर व्हीकल्स उन्हें भी भेजना पड़ेगा। और ये आप कह सकते हैं बहुत बड़ा मुश्किल लेके आ सकता है यूक्रेन फोर्स के लिए कि वो इसे ऑपरेट भी कर सकें। ओके, दूसरी बात ये आप कह सकते हैं यहाँ पे निकल के आती है कि जो नंबर 3 ऑफिशियल्स हैं पेंटागन के, ओके, उन्होंने ये कहा कि कोलन काल जो है बेसिकली उन्होंने कहा कि जो एब्राम्स टैंक्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पीस ऑफ इक्विपमेंट है। ओके, एक और बात उन्होंने बोली कि वी शुड नॉट बी प्रोवाइडिंग द यूक्रेन सिस्टम, दे कांट रिपेयर, दे कांट सस्टेन दैट दे ओवर द टाइम, लॉन्ग टर्म कांट अफोर्ड बिकॉज इट्स नॉट हेल्पफुल। ये बात निकल के आती है। उन्होंने ये तो कह दिया कि आप ले लीजिए, पर इनको ऑपरेट करना, इनको यहाँ पे रिपेयर करना, इनको संभाल कर रखना, मेंटेनेंस, तो ये यूक्रेन के बस में नहीं है। इस बात को इन्होंने बताया। बट बाय प्रॉमिसिंग जो एब्राम्स टैंक्स हैं इनको यहाँ पे आप कह सकते हैं बाय दी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक पर्सन ने कहा कि काफ़ी महीने बाद आप कह सकते हैं इसे बिल्ड किया गया बाय दी जनरल डायनामिक्स। और बिडेन साहब चाहते हैं कि ये आप कह सकते हैं जिस तरीके से दिया गया है, ओके, जर्मनी पॉलिटिकल कवर के साथ से यहाँ पे सेंड किया जाएगा लिपर्ड टैंक्स। ओके, और जर्मनी ने ये डिसीजन लिया कि ये ओपन करेगा अपने रास्ते फॉर द स्पेन, पोलैंड और फिनलैंड की तरफ से। इस तरीके से ये जाएगा कहाँ पे, यूक्रेन के पास। क्या बदलाव आया है? देखिए, यूरोपियन और यूएस जो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने एक्नॉलेज किया था बेसिकली 3 महीने पहले, और इन्होंने ये कहा था कि इनकन्विंसिबल अगर ऐसा होता है तो यूएस और यूरोप जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे काफ़ी सारे हैवी आर्म्स को। ओके, ओवर द टाइम ये आर्ग्यू करते रहे। ओके, और बैटलफील्ड के अंदर दोस्तों काफ़ी सारे चेंजेस आए। थ्रेट है दोस्तों रशिया के लिए कि वो यहाँ पे अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को कहीं ना कहीं डिसमिस्ड ना कर दे। यह आता है कि अगर यूक्रेन आप कह सकते हैं अगर रशिया ने कोई न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया तो बाकी देश भी यहाँ पे अपने आप कह सकते हैं जो न्यूक्लियर वेपन है ये यूज़ करेंगे ही करेंगे। ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेट करें पुतिन को कि वो यहाँ पे बेट जो उन्होंने यूरोपियन यूनिटी पे लगाई है, यूनिटी पे, उसके फ्रैक्चर ओवर द विंटर हेड फील्ड, और जो नाटो है वो रिमेन रहेगा कमिटेड टू द वॉर। इस तरह की बातें हमें यहाँ निकल के आती है। बात बढ़ चुकी है, खत्म नहीं हुआ है। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा 2022 से शुरू हुई है लड़ाई, अब तक चल रही है 2023 में भी। ओके, और ख़तरनाक है, काफ़ी सारे लोगों की डेथ, मौतें, रिसोर्सेज का नुकसान और काफ़ी कुछ हुआ है। इसलिए बोलते हैं कि वॉर वगैरह से दूर रहना ही ज़्यादा बढ़िया है। ओके, और इंडिया बहुत सही है अपनी तरफ से। कोई बोलता है तो हम लोग तुरंत जवाब दे देते हैं, लंबी लड़ाई नहीं खींचते हैं, एक बार में सीधा जवाब दो कि सामने वाले का मुंह बंद हो जाए। सिंपल सी बात, क्योंकि लंबी लड़ाई कर रहे होंगे तो जहाँ रशिया अगर जीत भी रहा है तो रशिया का भी नुकसान हो ही रहा है, ये एक्स्ट्रा पैसा ही जा रहा है कि नहीं? तो ये बातें भी निकल के आती हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा अगला आर्टिकल आता है इंडिया और इजिप्ट के अपॉर्चुनिटी के साथ कि हमारे रिश्ते कैसे, हमारी बातें हैं, ये सब है। काफ़ी बड़ा आर्टिकल, काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्कशन है, पर एक स्टोरी की तरीके से लेके जाऊँगा। वर्ड बाय वर्ड तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए कि मुझे भी पॉइंट्स याद आते रहें इसलिए कर दिया है, लेकिन मैं आपको लेके जाऊँगा यहाँ पे आप कह सकते हैं पूरे तरीके से स्टोरी की तरीके से, जिससे कि आपको ये पूरा जो आर्टिकल ये समझ में भी आ जाए और आप लोगों को आफ्टर दिस वीडियो कुछ चीज़ें आपके रिकॉल भी रहें। तो देखिए, बात यहाँ से निकल के आती है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के अब्दुल फतह एल सीसी, ये वेडनेसडे को एग्री हो गए टू एलिवेट इंडिया और इजिप्ट के बायलैटरल रिलेशन टू दी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर। अब देखिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है दोस्तों वो 4 एलिमेंट को कवर करती है: पॉलिटिकल, डिफेंस, सिक्योरिटी, ओके, और साथ साथ इकोनॉमिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक और एकेडमिक कोलैबोरेशन, कल्चरल, पीपल टू पीपल
कॉन्टेक्ट्स, इस तरीके इन बातों पे ये ध्यान देती है। तो 4 एलिमेंट है जिन पे ये बेसिकली फोकस करने वाले हैं। जो सीसी हैं इस बार के हमारे आप कह सकते हैं रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट भी थे। ओके, और आप कह सकते हैं ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कि आप मान लीजिए पहली बार इजिप्शियन प्रेसिडेंट को ये वाला ऑनर दिया गया था, ये भी हमें यहाँ देखने को मिला। ये परेड में शामिल भी हुए थे हमारे इजिप्ट के प्रेसिडेंट। साथ ही दोस्तों सीसी जो है वो 5th लीडर हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ वेस्ट एशिया या फिर नॉर्थ अफ्रीका से, जो कि आप कह सकते हैं बने हैं रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट। आफ्टर अल्जीरिया प्रेसिडेंट जो थे दोस्तों बने थे आप कह सकते हैं 2001 के अंदर। ईरान के प्रेसिडेंट बने थे आप कह सकते हैं मोहम्मद खातमी 2003 में। किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल्लाज अल सऊद जो है सऊदी अरेबिया के 2006 में आए थे। और क्राउन प्रिंस जो थे बेसिकली जो कि प्रेसिडेंट और रूलर हैं इस टाइम पे यूएई के, ओके, वो 2017 में आए थे एज अ चीफ गेस्ट। ओके, इस तरीके से हमारी कुछ हिस्ट्री रही है और हम लोगों ने आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वेस्ट एशिया से नॉर्थ अफ्रीका से जो लोग हैं इनको बुलाया है अपने पास, ओके, एज अ चीफ गेस्ट। ये ऑनर होता है बेसिकली, हम लोग किसी ना किसी एक स्पेशल गेस्ट हमारा होता है जो कि हम रिपब्लिक डे पे बुलाते हैं और उसको शामिल करवाते हैं अपनी पीरियड में। देखिए इजिप्ट और भारत की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, कब से बात चलती आ रही है, जब से यहाँ पे आप कह सकते हैं एम्पायर अशोक का आप कह सकते हैं पूरे तरीके से साम्राज्य था, उस टाइम से हमारी इजिप्ट के साथ है। और हम दोनों ही मतलब इंडिया और इजिप्ट जो है वो दुनिया की ओल्ड सिविलाइजेशन में से एक है। अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो महात्मा गांधी और इजिप्शियन रेवोल्यूशन साद जगलू, ये दोनों के कॉमन गोल्स थे कि ये दोनों ही आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंस चाहते थे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से। साथ ही दोस्तों आप कह सकते हैं ये चाहते थे कि नेशन को बनाए एक जॉइंट अनाउंसमेंट के साथ। दोनों ने ही अपने यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को शेयर किया और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं साथ में ही आप मान लीजिए कि हमने आप कह सकते हैं इंडिया जो है उन्होंने इंडिया के 3 दिन बाद यहाँ पे फ्रीडम मिली थी। इस तरीके से आप मान लीजिए इजिप्ट को 3 दिन पहले, हमें 3 दिन बाद। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी क्लोज फ्रेंड रहे थे प्रेसिडेंट्स गमाल अब्दुल नासिर के। और इंडिया और इजिप्ट ने यहाँ पे फ्रेंडशिप साइन करी थी, एक फ्रेंडशिप ट्रीटी थी 1955 के अंदर। 1961 में नेहरू और नासिर जो है इन्होंने आप कह सकते हैं विद आप मान लीजिए इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हो गए और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग मान लीजिए घाना के प्रेसिडेंट है उनके साथ, इन सभी के साथ मिलकर यहाँ पे नॉन अलाइड जो मूवमेंट है इनको साइन किया। ओके, इस तरीके से बात मतलब हमारे रिश्ते अच्छे बने उस टाइम से ही, 1961 से ही। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर चाहे राजीव गांधी हो, पीवी नरसिम्हा राव हो, चाहे आई.के. गुजराल हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, ये विजिट कर चुके हैं इजिप्ट में 1985, 1995, 1997 और 2009 में। ओके, जब यहाँ पे आप कह सकते हैं नॉन अलाइड मूवमेंट की समिट हुई थी उस टाइम पे भी। इजिप्ट के प्रेसिडेंट्स हैं होस्नी मुबारक, वो भी भारत आए थे 1982 में, 1983 के अंदर और 2008 में भी आए थे। और 2011 के रेवोल्यूशन के बाद जो प्रेसिडेंट मोहम्मद मुर्सी हैं वो भी विजिट किए थे भारत में 2013 में। तो अगर एक देखेंगे तो इजिप्ट में और भारत के रिश्ते अच्छे चलते हुए आ रहे हैं। कोई भी चाहे इजिप्ट का आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट बन रहा हो वो भारत में जरूर आता है, ये भी अगर आप देखेंगे ट्रेंड तो हमें देखने को मिलता है। तो एक तरीके से आप मान सकते हैं जो हमारा रिलेशन है इजिप्ट के साथ वो काफ़ी सही है और काफ़ी सालों से सही भी चलता हुआ आ रहा है। लेकिन 2014 में कुछ बातें बदलती हैं। बात बदलती है जब प्रेसिडेंट सीसी जो हैं वो पार्ट करते हैं आप कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं जो इससे पहले मोर्सी थे वो यहाँ पे आप कह सकते हैं हट जाते हैं। 2014 में दोस्तों फील्ड मार्शल सीसी जो हैं जो कि एक फॉर्मर मिलिट्री चीफ थे वो कंटेस्टेड बनते हैं एज अ इलेक्शन अगेंस्ट आप कह सकते हैं लोन अपोनेंट जो कि मोर्सी थे और जीत गए ये आप कह सकते हैं 97% के वोट से अपने फेवर में। उसी टाइम पे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज साहब वो विजिट करती हैं कारियो अगस्त 2015 में। ओके, जब यहाँ पे आप मान सकते हैं कि जो सीसी इन्हें आप कह सकते हैं इंचार्ज मिल गया था उसके कुछ मतलब आप मान लीजिए लगभग 1 साल बाद ही हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज साहब ये भी गई थी वहाँ पे। पीएम मोदी मिलते हैं सीसी से आप कह सकते हैं ऑन दी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो कि सितंबर 2015 में होता है। उस टाइम पे इजिप्शियन जो लीडर हैं उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं स्टेट विजिट की बात भी करी थी इंडिया को इन सितंबर 2016 में। जॉइंट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होता है दोस्तों पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को लेके, इकोनॉमिक एंगेजमेंट, साइंटिफिक कोलैबोरेशन, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइप्स, ये हमारी आप कह सकते हैं नए एरा में नई पार्टनरशिप की बात होती है। ओके, जो सीसी हैं उनके 3rd विजिट है इंडिया में, जब से आप मान लीजिए जो मोदी साहब हैं प्लान करें कि विजिट करेंगे, जब ये आए थे 2020 में। ओके, वो भी प्लान था इनका कि वो 2020 में जाएंगे पर वो दिक्कत में आ गया क्योंकि कोविड-19 का पेंडेमिक आ गया था और इसलिए पहुंच भी नहीं पाए थे। ओके, दोबारा इनका प्लान बनता है कि ये जाएंगे 2021 में मई में, लेकिन फिर से दोबारा यहाँ पे सेकंड वेव आ गई और आप कह सकते हैं दिक्कतें आई थी। उस टाइम पे इजिप्ट की तरफ से भी काफ़ी सारी मेडिकल सप्लाईज जो हैं वो भारत में आई थी भारत की मदद के लिए। ओके, देखिए अब बात करें अगर हम लोग मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा है हमारी। देखिए एज अ होम ऑफ आप कह सकते हैं ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ अल अजहर, ओके, जो कि हमें मोस्ट रिस्पेक्टेड सीट देखने को मिलती है सुन्नी इस्लाम की लर्निंग की बेसिकली, वो आप कह सकते हैं इजिप्ट का एक काफ़ी स्पेशल जगह है इस्लामिक वर्ल्ड में। जो आप कह सकते हैं अल अजहर जो है दोस्तों एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रेसिडेंट बराक ओबामा जो हैं जो फेमस है बेसिकली, उन्होंने अपनी आप कह सकते हैं अ न्यू बिगनिंग स्पीच जो थी वो दी थी और बताया था कि आउटरीच टू द मुस्लिम वर्ल्ड इन 2009।
न्यू दिल्ली के व्यूज दोस्तों ऐसे हैं, सीसी इजिप्ट को एज अ मॉडर्नेट इस्लामिक वॉइस अमंग मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, ओके, और एज अ फ्रेंड भी हम मानते हैं इनको विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉर्पोरेशन के अंदर, जिसके अंदर 57 कंट्रीज हैं, इस्लामिक नेशंस आते हैं और साथ में मिलकर लोग काम करते हैं बेसिकली। ओके, अब देखिए टेररिज्म को लेके भी हमारे काफ़ी अच्छे डिस्कशन है इजिप्ट के साथ, हमारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बिगनिंग से ही दोस्तों जो सीसी ये काफ़ी टफ है ऑन इस्लामिक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट और क्रिटिक्स जो बात आती हैं उनसे, जो पोजीशन है बेसिकली उनकी खुद की अगेंस्ट आप कह सकते हैं ऐसे लोग जो कि आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं डिसेप्शन लेके आता है, उनके लिए आप कह सकते हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। वेडनेसडे को दोस्तों प्रेसिडेंट सीसी ने भी इस बात को बताया और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी कहते हैं कि जो इंडिया और इजिप्ट है आप कह सकते हैं ये आप मान लीजिए कि काफ़ी वरीड है, दोनों ही देश वरीड हैं अबाउट द स्प्रेड ऑफ टेररिज्म अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर में जो टेररिज्म है इसका बहुत बड़ा दिक्कत आता है और इस पर इन्होंने डिस्कशन भी किया था। टेररिज्म दोस्तों इन्होंने बताया कि मोस्ट सीरियस आप मान लीजिए यहाँ पे जो थ्रेट है वो है ह्यूमैनिटी के लिए। दोनों ही आप कह सकते हैं कंट्री एग्री होते हैं कि दोनों ही कंट्री क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे कुछ ना कुछ काम करेंगे और इसके लिए एक्शन भी लेंगे। ओके, कॉमन यहाँ पे पर्सपेक्टिव दोनों का हमें देखने को मिला, इंडिया और इजिप्ट का। जो स्प्रेड है वॉयलेशन आप कह सकते हैं टेररिज्म का, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का, ये हमारे दोनों ही यहाँ पे आप कह सकते हैं साथ देने को मतलब देखने को मिलते हैं हमें। ओके, एक और बात दोस्तों, जो न्यू दिल्ली है ये चाहता है कि सप्लाई करेगा इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट सच एज LCA तेजस मिसाइल्स लाइक आकाश, डीआरडीओ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और साथ साथ रेडार टू इजिप्ट। ओके, एक यहाँ पे एक और पैक्ट साइन किया गया व्हेन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो विजिट किए थे लास्ट ईयर कैरियो में। ओके, उस टाइम पे दोनों ही कंट्रीज ने यहाँ पे डिसाइड किया कि पार्टिसिपेट करेंगे अपनी एक्साइज और कॉर्पोरेटिव ट्रेनिंग के अंदर। तो मतलब अब हम और इजिप्ट जो है वो साथ में ट्रेनिंग भी करेंगे। कुछ यहाँ पे डिफिकल्ट टाइम है इजिप्ट के लिए भी, क्यों? क्योंकि इजिप्ट जो है दोस्तों वो इस टाइम पे जो उसकी इकोनॉमी पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो थोड़ी डगमगा रही है। ओके, कोलैप्स होता है दोस्तों यहाँ पे टूरिज्म का, क्योंकि पेंडेमिक हो गया और इजिप्ट के लिए टूरिज्म जो है वो सबसे बड़ा इकोनॉमिक का सूत्र है। रशिया यूक्रेन की वॉर आती है, इससे कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ा उनकी भी सप्लाई ऑफ फूड में। क्यों? क्योंकि 80% जो यहाँ पे इजिप्ट का ग्रेन है दोस्तों ये इन दोनों ही कंट्रीज से आता था और इसलिए यहाँ पे आप इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आई। इनके फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व हैं यहाँ पे भी दिक्कत है, डिस्पाइट इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस जो एक्सपोर्ट के आते हैं। ऑन एक्सपोर्ट ऑफ वीट जो इंडिया है उसने लास्ट ईयर यहाँ पे अलाउ किया शिपमेंट ऑफ लगभग 61,500 मेट्रिक टन टू द इजिप्ट, और इस तरीके से आप कह सकते हैं दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो अपनी नीड पूरी कर पाए। इन्फ्लेशन दोस्तों यहाँ बता दूंगा इजिप्ट में भी पिछले आप कह सकते हैं 5 सालों में हाई रहा 21% तक। जो इजिप्ट है ये अप्रोच कर चुका है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे फॉर द 4th टाइम 6 ईयर में कि उन्हें यहाँ पे बेल आउट मिले, और उन्होंने रिसीव किया लगभग 12 बिलियन आप कह सकते हैं डॉलर IMF लोन 2016 के अंदर। अब ये जो बजटरी इनका सपोर्ट है वो है लगभग अबाउट 8 बिलियन डॉलर का फ्रॉम सऊदी अरेबिया और UAE की तरफ से। ओके, इसके साथ साथ जो आप कह सकते हैं इंडिया है वो इजिप्ट में कई सारे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो गया, कैरियो में, अलेक्जेंड्रिया में हो गया, सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन हो गया। साथ साथ सेकंड जो आप कहते हैं चैनल है सुएज कैनाल का, उसके बारे में बात कर रहा है। जो नए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है कैरियो सब अर्बन, उनके लिए भी यहाँ पे काम चल रहा है। मोर देन 50 जो इंडियन कंपनीज है ये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रही हैं, लगभग 3.15 बिलियन से ज़्यादा का जो पैसा है डॉलर, इतना सारा पैसा ये लोग इजिप्ट में भी इन्वेस्ट कर रही हैं, भारत की कई सारी 50 से ज़्यादा कंपनीज। अब जियो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स क्या है? देखिए चाइना जो है वो ट्रेड करता है विद इजिप्ट और करंटली दोस्तों ये लगभग 15 बिलियन डॉलर का ट्रेड कर रहा है, जो कि इंडिया के डबल में है। ओके, इंडिया से डबल यहाँ पे सकते हैं चाइना विजिट करता है। जो CCA कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं चाइनीज इन्वेस्टमेंट को लेके बात करते हैं, और ये भी आप कह सकते हैं ट्रायल कर चुके हैं चाइना को एज मैनी 7 टाइम्स पिछले 8 सालों के अंदर। जो इजिप्ट है काफ़ी पॉपुलस कंट्री है अगर हम देखें वेस्ट एशिया के अंदर, और ऑक्यूपाई करता है काफ़ी क्रूशियल जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को। जो 12% ग्लोबल की ट्रेड है दोस्तों ये आप कह सकते हैं पूरी तरीके से स्विस कैनाल से ही होती है, और इसलिए आप कह सकते हैं जो इजिप्ट है ये सबसे बड़ा की जो प्लेयर है ये देखने को मिलता है। मेजर मार्केट है इंडिया के लिए भी, गेटवे है, चाहे आप लोग अफ्रीका जाएंगे चाहे आप यूरोप जाएंगे तो आपको स्विस कैनाल से होके जाना पड़ेगा, और यहाँ बायलैटरल जो ट्रेड आती है वो भी हमें यहाँ देखने को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट एशियन और अफ्रीकन नेशंस के लिए। ओके, इस तरीके से हमने यहाँ पे आप कह सकते हैं जो इजिप्ट की लोकेशन भी है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे जो रिश्ते हैं इजिप्ट के साथ वो तो अच्छे चल ही रहे हैं, आगे भी हम देखते हैं कि अगर हमारे और अच्छे चलेंगे और हम चाइना से आगे निकल पाएंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं खुद में अचीवमेंट होगी दोनों ही देशों के लिए। अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही, आज वीडियो में इतना ही हमें डिस्कस करना था। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।